सिमोन द बोवार एक मशहूर दार्शनिक, उपन्यासकार, नारीवादी, विचारक और एक्टिविस्ट थीं। वे फ्रांस में युद्ध के बाद के दौर में अस्तित्ववाद की बड़ी आवाज मानी जाती हैं। उनकी किताब द सेकेंड सेक्स नारीवाद की दुनिया में बहुत अहम मानी जाती है, लेकिन उनकी सोच और लिखावट में अस्तित्ववाद और दार्शनिक विचार और भी कई जगह दिखते हैं, जैसे उनकी पहली किताब शी केम टू स्टे और बढ़ती उम्र पर लिखी द कमिंग ऑफ एज में। वे हमेशा फ्रांस के बौद्धिक माहौल में सक्रिय रहीं और कई तरह के लेख, उपन्यास, नाटक, डायरी, अखबारों के लेख और जर्नल की संपादक भी रहीं। बावजूद इसके कई बार उन्हें सिर्फ सार्त्र के विचारों को सामने लाने वाली या उनकी सहयोगी के तौर पर ही देखा गया, न कि एक अलग दार्शनिक के तौर पर। खुद सिमोन भी खुद को दार्शनिक कहने से बचती थीं। वे खुद को लेखक ही मानती थीं। चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई और सोच कितनी भी गहरी क्यों न रही हो, लेकिन वक्त के साथ साथ खासकर नारीवादी विद्वानों की रिसर्च ने उन्हें दार्शनिक के रूप में भी अहमियत दिलाई। सिमोन द बोवार ने नैतिकता, समाज, राजनीति, अस्तित्ववाद, नारीवाद और दर्शन में कई खास योगदान दिए हैं। वे विचारों और समाज दोनों में बदलाव लाने वाली थीं। आज भी उनके विचार और जिंदगी पर चर्चा होती रहती है और नए रिसर्च में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। सिमोन द बोवार का जन्म 9 जनवरी 1908 को पेरिस में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें और उनकी छोटी बहन को पारंपरिक धार्मिक माहौल में पाला, लेकिन सिमोन बचपन से ही इन पुराने नियमों से टकराती रहीं। बचपन में ही उन्होंने ठान लिया था कि वे कभी हाउसवाइफ या सिर्फ मां नहीं बनेंगी। वे अपने पापा की बुद्धि और पढ़ाई लिखाई से बहुत प्रभावित थीं और पापा ने भी उन्हें किताबें पढ़ने और लिखने के लिए खूब बढ़ावा दिया। वे खुद भी कहानियां लिखती थीं, डायरी लिखती थीं और स्कूल में भी खूब मेहनत करती थी। स्कूल में उनकी दोस्ती एलिजाबेथ मार्बल से हुई। दोनों ने मिलकर समाज के सख्त नियमों का सामना किया और लड़कियों के लिए बने ढांचे को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन जब एलिजाबेथ की मौत हो गई, सिमोन बहुत टूट गईं। इस दुख और दोस्ती की कहानी उन्होंने इनसेपरेबल नाम की किताब में लिखी, जिसे बहुत निजी मानकर उनकी जिंदगी में कभी छापा नहीं गया। बचपन से ही सिमोन आजाद ख्याल, जिज्ञासु और पढ़ाई में तेज थीं। वे नियम कायदों को मानने से ज्यादा नए तजुर्बों की चाह रखती थीं। पहले वे धार्मिक थीं, लेकिन 14 साल की उम्र में उन्होंने खुद भगवान के अस्तित्व को नकार दिया, जो उनकी सोच और रास्ता बदलने वाला मोड़ था। इसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ना शुरू किया। उनके परिवार की आर्थिक हालत भी बिगड़ी, जिससे शादी जैसे सामाजिक दबाव से वे बच निकलीं। पढ़ाई लिखाई ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया, उस वक्त जब ज्यादातर औरतें पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर थीं। 17 साल की उम्र में उन्होंने गणित और दर्शन में परीक्षा पास की। फिर फ्रेंच साहित्य और लैटिन पढ़ा और उसके बाद सोरबोन यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने अपनी थीसिस लेबनिज पर लिखी और फिर 1929 में एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा में दूसरा स्थान पाया। इस परीक्षा को पास करने वाली वे 8वीं महिला बनी और इतनी छोटी उम्र में उन्होंने खुद को आर्थिक और सामाजिक रूप से आजाद बना लिया। अपनी आत्मकथा में सिमोन ने उस वक्त को आजादी और बेफिक्री वाला समय बताया, जब वे समाज की जंजीरों से ऊपर महसूस करती थीं। समय के साथ हालात बदलते गए, लेकिन सिमोन द बोवार की सोच, आजादी और उनके विचार आज भी नारीवाद और दर्शन की दुनिया में गूंजते हैं। पढ़ाई के दौरान सिमोन दे बोवार की मुलाकात सार्त्र से हुई और दोनों में गहरी दोस्ती और प्यार हो गया। अक्सर लोगों ने यह कहा कि बोवार सिर्फ सार्त्र की सोच को अपनाती थीं, लेकिन उनकी डायरी और किताबें कुछ और ही बताती हैं। दोनों ने एक दूसरे के विचारों पर बराबर चर्चा की और कई बार सार्त्र ने भी बोवार की समझदारी से अपने विचार मजबूत किए। दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया, लेकिन एक दूसरे को पूरी आज़ादी दी, यानी उनका रिश्ता खुलेपन और ईमानदारी पर टिका।
बोवार ने अपने जीवन में कई और रिश्ते भी बनाए, जिनमें अमेरिकी लेखक नेल्सन एल्ग्रेन से उनका खास लगाव रहा। फिर भी सार्त्र के साथ उनका समझौता कभी नहीं टूटा और दोनों जिंदगी भर जुड़े रहे। उस समय ऐसा रिश्ता समाज के लिए बहुत अलग और चौंकाने वाला था, लेकिन बोवा और सार्त्र को अपने फैसले पर कभी शर्म नहीं आई। 1930 के दशक में बोवार ने दर्शन शास्त्र पढ़ाया, लेकिन जब नाजियों ने पेरिस पर कब्जा किया तो उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इस दौर ने उनके विचारों पर गहरा असर डाला और वे नैतिकता, आज़ादी और हालत की अहमियत पर और गंभीर हुई। इसी समय उन्होंने अपने लेखन में समाज, राजनीति और इंसान की आज़ादी पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जिनमें द ब्लड ऑफ अदर्स, पायरस एट सिनियास और ऑल मैन आर मॉर्टल जैसी रचनाएं शामिल। वे सार्त्र और दूसरे लेखकों के साथ मिलकर एक मशहूर जर्नल की संपादक बनी, जिसमें राजनीति और दर्शन पर जमकर चर्चा होती थी। इसी जर्नल में उनकी प्रसिद्ध किताब द सेकेंड सेक्स के कुछ हिस्से सबसे पहले छपे। शुरू में बोवार खुद को नारीवादी नहीं मानती थी, लेकिन द सेकेंड सेक्स किताब ने उन्हें नारीवाद की सबसे बड़ी आवाज बना दिया। इस किताब ने महिलाओं की हालत पर सवाल उठाए और समाज को सोचने पर मजबूर किया। बाद में वे खुलकर नारीवाद का हिस्सा बन गईं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन किया, अबॉर्शन के पक्ष में हस्ताक्षर किए और फ्रांस के उपनिवेशवाद और अल्जीरिया की महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी आवाज उठाई। इस तरह बोवार की जिंदगी, रिश्ते और सोच सब कुछ समाज के पुराने ढांचे को चुनौती देने वाले थे। उनकी असली पहचान सिर्फ दार्शनिक या लेखक की नहीं, बल्कि समाज को बदलने वाली नारी की भी थी। द सेकेंड सेक्स के बाद भी बोवार ने अपने साहित्यिक और दार्शनिक काम को जारी रखा। उन्होंने कई जरूरी लेख लिखे, जिनमें असलीपन, जिम्मेदारी और एकजुटता जैसे विचारों को और आगे बढ़ाया। उनका उपन्यास द मांदारेंस युद्ध के बाद के वामपंथी बुद्धिजीवियों की कहानी है, जिसमें उन्होंने अपने खुद के अनुभवों और रिश्तों को भी कहानी का हिस्सा बनाया। बोवार का कहना था कि ये उपन्यास किसी एक खास संदेश के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के बाद जिंदगी और अस्तित्व के मायने को समझने की एक कोशिश है। उनका मानना था कि साहित्य के जरिए भी दर्शन की गहराई को समझा जा सकता है। कुछ साल बाद उन्होंने कम्युनिस्ट चीन की यात्रा पर एक किताब लिखी। इसके बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा के कई खंड छापे, जिसमें अपनी मां के आखिरी दिनों का जिक्र भी है। उन्होंने ए वेरी इजी डेथ में अपनी मां की मौत से जुड़े एहसास और रिश्ते को बहुत साफ दिल से लिखा। फिर द वुमन डिस्ट्रॉयड नाम की किताब लिखी, जिसमें औरतों के अकेलेपन और टूटन को महसूस करवाया। उम्र बढ़ने और बुजुर्गों की हालत पर उन्होंने द कमिंग ऑफ एज नाम की किताब लिखी, जिसमें पश्चिमी देशों में बूढ़े लोगों के साथ होने वाले भेदभाव और अकेलेपन को सामने रखा। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में बोवार नारीवाद की पहचान बन गई थी। एक बहुत बड़ी लेखक और समाज सुधारक के तौर पर उनकी पहचान बनी रही। 70 साल से ज्यादा की उम्र में उनकी मौत हुई और उन्हें पेरिस के कब्रिस्तान में सार्त्र के साथ दफनाया गया, उसी अंगूठी के साथ जो उन्हें नेल्सन एल्ग्रेन ने दी थी। इतने बड़े बड़े दार्शनिकों के बीच काम करने के बावजूद बोवार के विचारों को उतनी अहमियत नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। अक्सर लोगों ने उनकी जिंदगी के किस्सों को उनके विचारों से ज्यादा तवज्जो दी। बोवार खुद अपने काम से बार बार ये दिखाती थी कि हालात इंसान की ऊंचाई को छीन सकते हैं, और यही उनकी किताबों का भी अहम संदेश। बोवार को उनके समय में दार्शनिक के रूप में नहीं माना गया। कुछ लोगों ने इसे न सिर्फ उनकी खुद की पहचान मान लिया, बल्कि ये भी मान लिया कि सिर्फ उपन्यास या महिलाओं की बात करने से कोई दार्शनिक नहीं बन सकता। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि द सेकेंड सेक्स जैसी किताब को दर्शन के दायरे में रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये औरतों की बातें करती है,
लेकिन नारीवादी लेखकों और रिसर्च ने यह साबित कर दिया कि बोवार अपने आप में एक गहरी दार्शनिक थी और उनके विचार आज भी उतने ही जरूरी हैं। सिमोन द बोवार को एक स्वतंत्र दार्शनिक के तौर पर पहचान दिलाना आसान नहीं था, क्योंकि खुद बोवार ने भी अक्सर अपनी आवाज को सार्त्र के विचारों की विस्तार मात्र बताया। उनकी पूरी जिंदगी सार्त्र के साथ गुजरी, इसी वजह से लोगों की नज़र में वे हमेशा उनके साए में ही देखी गईं। बोवार को सार्त्र से अलग पहचान दिलाने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ी। कई बार ये बहस भी चली कि क्या सार्त्र के कुछ विचार दरअसल बोवार की किताबों से लिए गए थे, या दोनों के आपसी चर्चाओं का क्या असर उनके काम पर पड़ा। धीरे धीरे ये बहसें कम हुई और लोगों ने बोवार के अपने विचारों की गहराई को समझना शुरू किया। अगर उनकी डायरी और किताबों को पढ़ें तो पता चलता है कि बोवार पर कई दार्शनिकों का असर रहा, जैसे डेस्कार्ट, कांट, हुसरल, हीडेगर, हेजल, बर्गसन और बाद में मार्क्स। बोवार ने बताया था कि अगर वे द सेकंड सेक्स को फिर से लिखती तो उसमें और भी ज्यादा मार्क्सवादी विचारों को जगह देती। एक समय ऐसा भी आया जब बोवार ने अस्तित्ववाद और स्वतंत्रता की बातों में हेजल से आगे बढ़कर किरकेगार्ड से सीखा कि इंसान की आज़ादी को या है और समाज में उसका क्या मतलब है। बोवार को दार्शनिक के रूप में मान्यता न मिलने की एक वजह यही थी कि वे पारंपरिक दार्शनिक ढंग से हटकर अपने अनुभव और दूसरों की जिंदगी के सच को साहित्य के जरिए उजागर करती थीं। बोवार ने लिखा था कि असली सच तो इंसान के जीने के अनुभव में छिपा है और साहित्य इन सच को सामने लाता है। बोवार, सार्त्र और कैमू जैसे लेखक थिएटर, उपन्यास और कहानियों को भी दर्शन की भाषा मानते थे। उनके लिए साहित्य समाज और इंसान की जटिलताओं को समझने का जरिया था, जिससे वे रिश्तों, हिंसा, जिम्मेदारी, खुशी, उदारता और सामाजिक बदलाव की बातें भी सामने ला सकती थीं। बोवार की सोच हमेशा यथार्थ के करीब रही, वो सिर्फ सिद्धांतों की बातें नहीं करती थी। जब बोवार ने द सेकंड सेक्स लिखी तो ये किताब समाज के मर्दवादी ढांचे के खिलाफ एक बड़ा सवाल बन गई। किताब के आते ही लोगों ने इसे शिष्टता पर हमला मान लिया, जबकि असल में यह किताब महिलाओं की आज़ादी और बराबरी की मांग की शुरुआत थी। उस समय के कई लोगों को इसका असली मतलब समझ ही नहीं आया, लेकिन दूसरी लहर की नारीवादियों ने इस किताब को अपना हथियार बना लिया। बोवार की इस किताब ने औरतों को उनके हक के लिए आवाज़ उठाने की ताकत दी और समझाया कि निजी और सामाजिक जीवन के बीच गहरा रिश्ता होता है। आज भी द सेकंड सेक्स में लिखी बातें और समाज में औरतों के साथ जो भेदभाव होता है उन पर खूब चर्चा होती है। बोवार के विचारों का कई बार सही तरीके से अनुवाद नहीं हुआ, जिससे उनकी दार्शनिक पहचान और उनके राजनीतिक विचारों को लोगों तक सही रूप में पहुंचने में दिक्कत आई। उनकी सबसे मशहूर किताब द सेकंड सेक्स का पहला अंग्रेजी अनुवाद करने वाले अनुवादक को दर्शन की गहरी समझ नहीं, इस वजह से अनुवाद में काफी हिस्सा छोड़ दिया गया, कई जरूरी बातों को गलत तरीके से लिखा गया और बोवार के नारीवादी विचारों को कमजोर कर दिया गया। जब अमेरिका डे बाय डे किताब का अनुवाद हुआ तो उसमें भी कई जरूरी बातें छोड़ दी गईं। खासकर अमेरिका में नस्ल भेद के अनुभवों पर बोवार की बातें छुपा ली गईं। इसी तरह उनके कई उपन्यासों का अनुवाद भी उनके राजनीतिक विचारों को कमजोर करता है। फिर भी बोवार की लिखी किताबों ने दर्शन और साहित्य के बीच की सीमाएं तोड़ दी और यह दिखाया कि निजी जिंदगी, राजनीति और सोच सब आपस में जुड़ी है। उनकी मौत के बाद उन्हें एक स्वतंत्र और गहरी सोच वाली दार्शनिक के तौर पर पहचाना जाने लगा। खासकर नारीवादी लेखकों और विचारकों ने उनकी असली पहचान को दुनिया के सामने रखा। बोवार ने हमेशा कहा था कि हमारी आज़ादी और हमारी पहचान पूरी तरह हमारे हालात पर निर्भर नहीं करती, लेकिन हालात से जुड़ी जरूर होती है। उनकी किताबों ने समाज में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाई
और आज भी लोग उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं। बोवार की सोच का एक जरूरी हिस्सा है अपील, यानी हमारी कोशिशों की कामयाबी इस बात पर भी निर्भर करती है कि समाज के बाकी लोग उसमें कितना साथ देते हैं। उनकी पहली दार्शनिक किताब शेकेम टूस्टे एक तरह से उनका दार्शनिक सफर शुरू करने वाली मानी जाती है। इस किताब में बोवार ने रिश्तों, आज़ादी, अकेलेपन, दूसरों के साथ जुड़ेपन और इंसान की असली पहचान जैसी बातों को कहानी के जरिए पेश किया। इसमें दिखाया गया कि इंसान का अस्तित्व सिर्फ अकेलेपन में नहीं बल्कि दूसरों के साथ रहते हुए भी बनता है। किताब में 3 किरदारों की जिंदगी के बहाने बोवार ने बहुत गहरे दार्शनिक सवाल उठाए, लेकिन कभी भी सीधा जवाब देने की कोशिश नहीं की। हर सवाल को जिंदगी के अनुभव से जोड़ा गया, जिससे पाठक खुद सोचने पर मजबूर हो जाए। इसके बाद बोवार की किताब पायरस एंड सिनेआस आई, जिसमें उन्होंने आज़ादी, नैतिकता और राजनीतिक फैसलों पर कई अहम सवाल उठाए। बोवार ने बताया कि इंसान का वजूद अपने हालात और दूसरों से जुड़े होने से ही बनता है, यानी कोई भी इंसान बिल्कुल अलग थलग होकर नहीं जी सकता। हालांकि इस किताब में सीधा नारीवाद नहीं है, लेकिन इसमें यह सवाल जरूर उठाया गया है कि किसी और के लिए या उसकी तरफ से बोलने का हक किसे है और कब। बोवार ने यह समझाया कि सही और गलत का फैसला करने के लिए अपने हालात को, अपने और दूसरों के रिश्तों को समझना बहुत जरूरी है। पायरस एंड सिनेआस किताब की शुरुआत बोवार ने एक सवाल से की थी कि इंसान अपने किसी भी काम को कैसे सही ठहरा सकता है। इसके बाद बोवार ने 3 बड़े सवाल रखे। एक, इंसान की असली पहचान क्या है, वह अपने लिए कौन से लक्ष्य चुन सकता है और उसे किन उम्मीदों की इजाजत है। किताब के पहले हिस्से में बोवार ने ये बताया कि इंसान की आज़ादी सीमित है, लेकिन हर एक अंत नया शुरुआत भी। फिर बोवार पूछती हैं कि क्या मैं वैसा बनना चाह सकती हूँ जैसी मैं हूँ, और क्या मैं अपनी सीमित जिंदगी को जोश के साथ जी सकती हूँ। इसी सोच से नैतिक और राजनीतिक सवाल भी उठते हैं। ऐसे कौन से काम हैं जो इंसान की सच्चाई और जुनून को दिखाते हैं, और कैसे हम ऐसे हालात बना सकते हैं जो सबकी इंसानियत को सहारा दें। बोवार ने लिखा कि अगर कोई इंसान इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो तो उसके लिए अपने किसी भी मकसद को आगे बढ़ाना नामुमकिन सा हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि इंसान कभी अकेला नहीं होता। दूसरे हिस्से में बोवार ने असली सवाल रखा, मेरा दूसरों से रिश्ता क्या है। यहाँ बोवार ने आज़ादी के विचार पर जोर दिया। उनका मानना है कि हर इंसान के अंदर एक आज़ादी है। अगर कोई किसी पर हुकूमत करे या किसी को नुकसान पहुंचाए, तब भी उसकी अंदरूनी आज़ादी को सीधे सीधे खत्म नहीं किया जा सकता। यानी दूसरों से हमारा रिश्ता या तो ऊपर ऊपर का रहता है, या फिर हम दोनों मिलकर किसी एक साझा मकसद या सोच के लिए साथ आते हैं। अगर यहाँ ही बात खत्म हो जाती तो या तो सब एक दूसरे से बेपरवाह रहते, या फिर लगता कि कोई तानाशाह भी किसी की आज़ादी पर असर नहीं डाल सकता। लेकिन बोवार ने यहाँ रुकना सही नहीं माना। उन्होंने कहा कि इंसान को अपने विचार, अपने प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए दूसरों की ज़रूरत होती है। उन्होंने अपील और जोखिम की बातें की, यानी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और मानना कि आज़ादी में हमेशा थोड़ा रिस्क भी है, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है और हम सबका भविष्य खुला और अनिश्चित है। हमें अपने फैसलों को दूसरों के साथ बांटना पड़ता है ताकि वो हमारी सोच को अपनाएं और हमारा सपना आगे बढ़े। यानी इंसान को अपने विचार या अपने संघर्ष में दूसरों को साथ लाना ही पड़ता है। सबसे बड़ा नैतिक सवाल यही है कि जब हर इंसान अपनी आज़ादी में अकेला भी है, तो वो दूसरों से जुड़कर कैसे एक नई सोच या समाज बना सकता है। बोवार कहती हैं कि हम सीधे सीधे किसी और की आज़ादी को बदल नहीं सकते, लेकिन हमारे कामों से दूसरों की जिंदगी और आज़ादी पर असर जरूर पड़ता है। इस वजह से हमें अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए। हमारी मौजूदगी ही किसी दूसरे की मुश्किल का कारण बन सकती है, इसलिए हमें सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। बोवार ने अपील के लिए 2 जरूरी शर्तें बताईं। पहली, मुझे अपनी बात कहने का हक मिलना चाहिए।
और इसके लिए मुझे उन सब से लड़ना पड़ सकता है जो मेरी आवाज़ दबाना चाहते हैं। दूसरी, सामने वाले को भी जवाब देने का मौका और हालात मिलने चाहिए। यानी जब तक समाज में बराबरी, आज़ादी, सेहत, सुरक्षा और समय नहीं होगा, कोई भी इंसान मेरी अपील को समझकर उसका साथ नहीं दे सकता। इसलिए इंसाफ और बराबरी की लड़ाई हमेशा जरूरी है, तभी सच्चे बदलाव की उम्मीद की जा सकती। बोवार के मुताबिक हिंसा पूरी तरह से रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि हर इंसान की आज़ादी के अंदर तक कोई और पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए वो हिंसा को पूरी तरह बुरा या गलत भी नहीं कहती। लेकिन बोवार हिंसा को सही भी नहीं ठहराती। उनके हिसाब से समाज में हर कोई अलग हालात, समय और जगह से आता है, इसलिए किसी न किसी की आज़ादी हमेशा किसी और की आज़ादी में टकराई। यही इंसान की जिंदगी का ट्रेजिक पहलू है कि हिंसा को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता। बोवार कहती है कि हिंसा हमेशा एक ऐसी नाकामी की निशानी है जिसे कोई और चीज़ पूरा नहीं कर सकती। पायरस एंड सिनेआस किताब का आखिरी हिस्सा यही बताता है कि नैतिक रूप से हमारा फर्ज है कि हम बराबरी और इंसाफ के हालात बनाएं। अगर हम दूसरों से चाहते हैं कि वे हमारे काम में साथ दें, तो हम उन्हें जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमें उनकी आज़ादी का सम्मान करते हुए उन्हें अपनी बात से मनाना पड़ता है। लेकिन जब समझाना नाकाम हो जाता है, तब कभी कभी हिंसा का रास्ता बच जाता है। इंसान की सबसे बड़ी उलझन यही है कि वह कभी कभी न्याय और हिंसा के बीच फंसा रह जाता है। सच्ची आज़ादी का मतलब है अपनी सीमाओं, जोखिमों और नाकामियों को भी अपनाना। जंग के वक्त बोवार को जिंदगी की सच्चाई सामने से देखने को मिली। बुराई और दूसरों के दुख की सच्चाई ने उनके सोच को गहरा बना दिया। अब वो बस अपनी खुशी या आराम के बारे में नहीं सोच सकती थी। जब इंसाफ और नाइंसाफी आमने सामने हो, तब चुप नहीं रहा जा सकता। हर किसी को अपना पक्ष चुनना ही पड़ता है। द एथिक्स ऑफ एम्बिग्यूटी किताब में बोवार ने खुलकर एक्सिस्टेंशियलिज्म को अपनी सोच बताया और उसे अपने दौर का सबसे ज़रूरी फलसफा माना। बोवार ने कहा कि एक्सिस्टेंशियलिज्म ही वो सोच है जो इंसान की आज़ादी, जिम्मेदारी और समाज की बुराई तीनों को गंभीरता से देखती है। ये सोच मानती है कि इंसान अकेला है, उसे कोई गारंटी नहीं मिली। इस किताब में बोवार ने पहले से कही बात को थोड़ा बदल दिया। अब वो मानती है कि इंसान खुद अपनी आज़ादी से दूर भी हो सकता है, यानी वो अपनी सोच या हालात में उलझकर अपनी असली आज़ादी भूल सकता है। बोवार ने और भी पुराने दार्शनिकों की बातों को अपने तरीके से समझाया, जैसे हेगेल का विचार कि इंसान की आज़ादी और बराबरी एक दूसरे की पहचान में ही पूरी होती है, और हसरल का नज़रिया कि इंसान की सोच हमेशा दुनिया से जुड़ी होती है। बोवार के लिए सच्ची नैतिकता वही है जिसमें हर किसी की अपनी अलग पहचान और आज़ादी रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई अपने अपने दायरे में बंद हो जाए। इंसानियत का मतलब है एक दूसरे को समझना, पहचानना और इंसाफ की तरफ बढ़ना। द एथिक्स ऑफ एम्बिग्यूटी किताब की शुरुआत बोवार सोच की ताकत और उसकी उलझन को लेकर करती हैं। इंसान की सोच हमेशा कुछ न कुछ समझना और कोई मतलब ढूंढना चाहती है, लेकिन ये कभी पूरी तरह एक नहीं हो पाती, इसलिए इंसान हमेशा अधूरा ही रहता है। बोवार मानती है कि हमारी सोच दो तरह से काम करती है, एक जब हम दुनिया का मतलब जानना और समझना चाहते हैं, और दूसरी जब हम अपनी सोच से दुनिया में कुछ नया मतलब डालते हैं। पहले तरीके में हमें खुशी मिलती है, दूसरे में या तो उम्मीद जगती है या फिर हावी होने की चाह बढ़ती है। यह इस पर निर्भर करता है कि हमारी सोच आज़ादी की तरफ जाती है या दूसरों पर अपनी बात थोपने की तरफ। बोवार कहती है कि इंसान हमेशा कुछ न कुछ पाने की कोशिश में रहता है, लेकिन वो पूरी तरह संतुष्ट कभी नहीं हो सकता। न तो वो दुनिया का सारा मतलब समझ सकता है
और न ही खुद को भगवान बना सकता है। यही अधूरापन, यही असली सच्चाई है और यहीं से बोवार की नैतिकता की शुरुआत होती है। बोवार साफ कहती है कि कोई भी ऐसा सिस्टम या पक्का उसूल जो हर समस्या का एक ही हल दे, वह इंसान की कमजोरी का फायदा उठाता है। हमें चाहिए कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें और मानें कि आगे का समय खुला है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। यही सोच बोवार की उलझन वाली नैतिकता है, जिसमें उम्मीद और आज़ादी दोनों हैं। बोवार का नजरिया बिल्कुल नास्तिक है। वो खुदा या इंसान दोनों को ही कोई सबसे ऊंचा सच या सही गलत का फैसला करने वाला नहीं मानती। उनके मुताबिक जब हम सोचते हैं कि कोई ऊपरवाला या कोई बहुत बड़ा सिस्टम हमारी जिंदगी के फैसले ले सकता है, तो हम अपनी जिम्मेदारी से भागने लगते हैं, चाहे वो कोई धर्म हो या कोई राजनीतिक विचारधारा। अगर वो हमें सिर्फ भविष्य के नाम पर आज की तकलीफ झेलने के लिए मजबूर करता है, तो वो इंसानियत के खिलाफ है। बोवार कहती है कि आने वाले कल की इज्जत सिर्फ तभी बचाई जा सकती है जब आज के इंसान की इज्जत हो। कई बार धर्म के खिलाफ ये कहा जाता है कि अगर भगवान नहीं है तो कुछ भी चल सकता है, सब जायज़ है। बोवार इस बात को गलत मानती है। उनके हिसाब से जब भगवान नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब हमारे किए का जवाब सिर्फ हमें ही देना है। असली दिक्कत ये है कि क्या अलग अलग लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। बोवार मानती हैं कि ये मुमकिन है, क्योंकि अगर हम अपनी और दूसरों की आज़ादी का ख्याल रखते हैं और सबके लिए बराबरी की हालत बनाते, तभी इंसाफ और अच्छाई आ सकती है। उनकी सोच ये है कि अगर मैं अपनी आज़ादी चाहता हूँ तो मुझे दूसरों की भी आज़ादी का सम्मान करना ही पड़ेगा। यही असली इंसानियत है। बोवार मानती हैं कि इंसान की असली आज़ादी की शुरुआत बचपन से होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं और पहले से बने बनाए नियमों और मान्यताओं में रहते हैं। इस उम्र में हमें आज़ादी की चिंता नहीं होती। हम बस खेलते हैं, अपनी कल्पना से नई नई चीजें बनाते हैं, पर उन कल्पनाओं के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती। बच्चे आज़ाद होकर जीना सीखते हैं, लेकिन वे यह भी मान लेते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी ही हमेशा रहेगी। जवानी में पहुंचते ही यह मासूमियत खत्म हो जाती है। अब हमें अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। हर इंसान जवानी की उम्र में आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई इसकी नैतिक जिम्मेदारियों को अपनाए। बचपन की आदतें हमें अक्सर पुराने बने बनाए सिस्टम में वापस जाने की चाह पैदा करती हैं। कुछ लोग आज़ादी की जिम्मेदारी से बचने के लिए हमेशा दूसरों के बनाए नियमों में ही रहते हैं और कभी बड़े नहीं होते। बोवार के मुताबिक बच्चों को बचपन में सुरक्षित माहौल और माँ बाप की देखरेख चाहिए, जिससे वे अपनी आज़ादी को महसूस कर सकें। लेकिन अगर कोई बड़ा इंसान हमेशा बच्चा बना रहना चाहता है तो यह सही नहीं है। अगर किसी को जबरदस्ती दबाया, डराया या गुलाम बनाया जा रहा है तो उसकी मजबूरी है, लेकिन बाकी लोगों को अपनी आज़ादी और जिम्मेदारी को अपनाना चाहिए। बोवार ने बताया कि लोग अपनी आज़ादी की जिम्मेदारी से बचने या उसे अपनाने के कई तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को बिना सोचे समझे बिता देते हैं और कभी अपनी आज़ादी को पहचानते ही नहीं। कुछ लोग दूसरों के बनाए नियमों में ही रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग जिंदगी को बेकार मान लेते हैं, तो कुछ सिर्फ अपने फायदे के लिए या बस जोश में जीते हैं। बोवार कहती है कि सच्चा नैतिक इंसान वही है जो अपनी आज़ादी को समझता है, दूसरों की आज़ादी की कदर करता है और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है। उसके अंदर दूसरों के लिए भी जगह होती है और वह चाहता है कि कोई भी किसी दूसरे इंसान की मर्जी के खिलाफ न दबे। इस पूरी सोच का मकसद ये है कि इंसान अपनी आज़ादी को समझे, उसके साथ जिम्मेदारी निभाए और दूसरों की आज़ादी का भी उतना ही सम्मान करे जितना अपनी का करता है। यही असली नैतिकता है। बोवार मानती है कि हर इंसान के पास आज़ादी होती है,
लेकिन इस आज़ादी का सही इस्तेमाल करना जरूरी। सिर्फ आज़ादी को मान लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। असली नैतिकता यही है कि हम अपनी आज़ादी के साथ दूसरों से जुड़े रहें और उन्हें भी अपनी आज़ादी का हिस्सा मानें। जब हम दूसरों को अपने कामों में शामिल करते हैं और उनसे साथ आने की अपील करते हैं, तभी हम असली नैतिक जीवन जीते। कलाकार और लेखक इस नैतिकता के आदर्श उदाहरण हैं, क्योंकि उनका काम अपने अंदर की सच्ची भावना से शुरू होता है और वे अपने लेखन या कला के जरिए समाज की सच्चाई और हालात को सामने लाते हैं। वे दिखाते हैं कि किस तरह हमारे हालात हमें आज़ादी से दूर भी कर सकते हैं या पास भी ले जा सकते हैं। कलाकार और लेखक भविष्य को खुला मानते हैं, इसलिए वे लोगों को सिखाते हैं कि आज के लिए भी जीना चाहिए, सिर्फ भविष्य की चिंता में नहीं रहना चाहिए। इसी से पता चलता है कि मेरी आज़ादी और दूसरों की आज़ादी आपस में कितनी जुड़ी हुई है। बोवार की सोच में हिंसा का सवाल भी छूटा नहीं है। वह मानती हैं कि कभी कभी हिंसा जरूरी हो जाती है, जैसे किसी को आज़ाद कराने के लिए उसके दुश्मनों से लड़ना पड़ सकता है। लेकिन वह साफ कहती है कि हिंसा करना किसी भी हालत में सही नहीं, क्योंकि ये दूसरे की आज़ादी पर हमला है। असली इंसानियत और नैतिकता यही है कि हम जितना हो सके हिंसा से बचें और दूसरों की आज़ादी की इज्जत करें। यही सोच उनके पूरे जीवन और विचारों में नजर आती है, जिसमें सच्चाई के साथ साथ इंसान के अंदर की उदारता और खुशी भी शामिल है। अमेरिका डे बाय डे किताब में बोवार ने अपने अमेरिका दौरे के अनुभवों को लिखा। वह वहां पढ़ाने गई थी, लेकिन सफ़र के दौरान उन्होंने अलग अलग जगहों और लोगों को बहुत करीब से देखा। उन्होंने अमेरिका के समाज और राजनीति की असलियत को महसूस किया, जैसे वहां का नस्लवाद, अमीर गरीब का फर्क, महिलाओं के हालात और सामाजिक रूढ़ियों को। उन्होंने बताया कि अमेरिका में बहुत से लोग अपने सच्चे हालात को मानने से बचते हैं, समाज में फैली दिखावटी नैतिकता को मानते हैं और आमतौर पर अपने फायदे की ही सोचते हैं। बोवार ने यह भी देखा कि अमेरिका में आज़ादी और बराबरी की बात तो बहुत होती है, लेकिन असलियत में वहाँ भेदभाव और अन्याय मौजूद है। उन्होंने महसूस किया कि असली आज़ादी तब मिलती है जब लोग अपने हालात को समझकर सच्चाई से उसका सामना करते हैं और दूसरों के लिए भी सोचते हैं। बोवार ने जब अमेरिका में नस्लभेद और वहाँ के समाज में अपने अनुभवों को महसूस किया, तो इसमें उनके दोस्त रिचर्ड राइट का बड़ा असर था। उन्होंने अमेरिका में गोरे लोगों की सोच और काले लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को करीब से देखा। हालांकि बोवार ने नस्लभेद की आलोचना की, लेकिन उनके खुद के विचारों में भी कहीं कहीं गोरी सोच की झलक मिलती। इस वजह से बोवार की अमेरिका पर की गई आलोचना और भी जटिल हो जाती है, मगर इससे उनके तर्क की अहमियत कम नहीं होती। जब बोवार अमेरिका डे बाय डे लिख रही थी, तभी उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध काम द सेकेंड सेक्स के बारे में सोचना शुरू किया। अपनी आत्मकथा में बोवार ने कहा कि द एथिक्स ऑफ एम्बिग्यूटी किताब बहुत ज्यादा सिद्धांतों में उलझी हुई थी और उसमें असली जीवन की सच्चाई की कमी थी। उन्होंने माना कि नैतिकता की बात करना समाज और रोजमर्रा के अनुभवों से अलग नहीं किया जा सकता। द सेकेंड सेक्स में बोवार ने महिलाओं के असली जीवन और उनके अनुभवों को सबसे पहले रखा और ये बताया कि कैसे समाज, धर्म और विज्ञान ने महिलाओं को कमजोर और कमतर दिखाने के लिए झूठे आदर्श बना दिए हैं। इसी वजह से मर्दों को तो असली इंसान और औरतों को सिर्फ दूसरा यानी द अदर मान लिया गया है। बोवार बताती है कि औरत को हमेशा एक खास छवि में कैद कर दिया जाता है, जिसे पाना नामुमकिन है, और उसी के जरिए मर्द समाज में अपनी हुकूमत को सही ठहराता है। उन्होंने अपने अनुभवों और औरतों की असली कहानियों को सामने रखकर ये समझाया कि ये सब मिथक और झूठे विचार कैसे औरतों को पीछे धकेलते हैं। औरतें भी चाहे तो दुनिया को बदल सकती है, लेकिन उन्हें हर बार घर और समाज की चार दीवारी में बंद कर दिया जाता है। इसी वजह से औरतें चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाती। बोवार का कहना है कि असली आज़ादी तभी मिलेगी
जब औरतें इन झूठे आदर्शों को तोड़ें और अपनी पहचान को अपनाएं। बोवार ने औरतों की आज़ादी को एक तरह के फ्रीडम के फेमिनिस्ट के तौर पर देखा। द सेकेंड सेक्स में वो इस सोच का विरोध करती हैं कि औरतें और मर्द या तो बराबर हैं या फिर बिल्कुल अलग। उनका कहना है कि औरतों और मर्दों में फ़र्क तो है, लेकिन इस फ़र्क को बहाना बनाकर औरतों को नीचे रखना गलत है। दोनों को बराबरी से जीने का हक मिलना चाहिए, लेकिन उनका फ़र्क भी स्वीकार करना जरूरी है। बोवार मानती है कि औरत होना सिर्फ शरीर से तय नहीं होता, बल्कि ये उनके अनुभव, समाज के नज़रिए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बनता है। उन्होंने साफ किया कि अक्सर यह मान लिया जाता है कि औरतें मर्दों से कमज़ोर होती हैं, लेकिन अगर हम ताकत को अलग नज़रिए से देखें, जैसे उम्र लंबी होना या मुश्किलों को झेलना, तो औरतों की ताकत भी दिखती है। बोवार का कहना है कि औरतें जैसी हैं, उसमें उनके आसपास का माहौल, समाज की सोच, इतिहास और आर्थिक हालत बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई बार ये मान लिया जाता है कि औरत पैदा होते ही औरत बन जाती है, लेकिन बोवार कहती है कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। इसका मतलब ये है कि औरत होने का एहसास और पहचान समाज की सोच और हालातों से बनती है, सिर्फ शरीर से नहीं। बोवार ने कहा कि समाज ने हमेशा औरत को मर्द के मुकाबले दूसरा बना दिया, और इसी वजह से औरतों को अपनी असली पहचान बनाने में दिक्कत आती है। औरतों को अपने आप को समझने और अपनी पहचान बनाने के लिए इन समाज के बनाए ढांचे को तोड़ना जरूरी है। औरतें भी अक्सर इस सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि इससे उन्हें भी समाज में जगह और पहचान मिलती है। लेकिन असली आज़ादी तभी है जब औरतें अपनी पहचान खुद बनाएं, न कि किसी और के नज़रिए से। द सेकेंड सेक्स की शुरुआत में बोवार एक छोटी लेकिन बहुत भारी बात कहती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वो औरतों की हालत को समझने के लिए एक्सिस्टेंशियल और मार्क्सवादी नज़रिए का इस्तेमाल करती हैं। उनका कहना है कि औरत अपने लिए आवाज़ नहीं उठाती क्योंकि उसके पास असली ताकत नहीं होती। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी मर्द से जुड़ी हुई है, और कई बार वो खुद को दूसरा मानकर भी खुश रहती है। कौन सी औरत वैसे बनती है जैसा बोवार बताती हैं? ये सवाल बड़ा है। बोवार की सोच पर रिचर्ड राइट जैसे लेखकों का असर भी दिखता है, लेकिन उनकी किताब में रंग भेद पर चर्चा उतनी गहराई से नहीं मिलती। बोवार का फोकस साफ तौर पर औरत बनने की प्रक्रिया पर है, जिसमें वो मानती है कि औरतों पर सबसे बड़ा दबाव पितृसत्ता यानी मर्दों के बनाए नियमों का है। वो मानती है कि औरतों का शोषण दुनिया के हर कोने में हर वक्त अलग अलग रूपों में होता रहा है, और इसीलिए इसकी तह तक जाना जरूरी है। बोवार ने दूसरा यानी अदर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हेगेल के मास्टर स्लेव के आइडिया का सहारा लिया, लेकिन उन्होंने दिखाया कि औरतें सिर्फ समाज में दबे कुचले लोगों जैसी नहीं हैं, बल्कि उनकी हालत और भी उलझी हुई है। आमतौर पर जो भी शोषित लोग होते हैं, उनके पास एक जैसी पीड़ा और साझा इतिहास होता है, जिससे वो मिलकर अपनी आवाज़ उठा सकते। लेकिन औरतों के साथ दिक्कत ये है कि वो अपने शोषण की जड़ को खुद नहीं पहचान पाती, ना ही उनके पास कोई एकता या साझा इतिहास होता। वो अलग अलग धर्म, जाति, रंग, वर्ग या देश से होती हैं और आपस में बंट जाती हैं, जबकि मर्द उन्हें हमेशा अपने हिसाब से तौलते हैं और कमतर साबित करते हैं। बोवार कहती है कि इस वजह से औरतें अपनी पहचान या हक के लिए एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठा पाती। इसी वजह से वो इनएसेंशियल अदर कहलाती हैं, मतलब ऐसी दूसरी जिनका कोई ठोस वजूद या आवाज़ समाज में नहीं बन पाता। औरतों की यही अलग थलग स्थिति उनकी असली आज़ादी के रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है। बोवार के लिए औरतों और मर्दों के बीच का रिश्ता हमेशा उलझा रहता है। वो कहती हैं कि औरत और मर्द का साथ होना एकदम शुरुआती और गहरा रिश्ता है, जिसमें दोनों की जिंदगी आपस में जुड़ी होती है। इसी वजह से औरतें अपने शोषण का कोई साफ इतिहास नहीं बना पाती, क्योंकि उनकी पहचान और उनकी जिंदगी मर्दों से जुड़ी रहती।
बोवर मानती हैं कि जब कोई इंसान अपने हक या इंसाफ के लिए दूसरों से मदद मांगता है तो उसे ये भी मानना पड़ता है कि सामने वाला उसकी मदद करने से इनकार भी कर सकता है। तब भी हमें उसके इनकार को और उसकी आज़ादी को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि यही इंसानियत का रिश्ता है। औरतों के मामले में अक्सर देखा जाता है कि वो इस रिश्ते को सबसे ऊपर रखती हैं, लेकिन खुद को एक आज़ाद इंसान के रूप में मानना भूल जाती है। बोवार कहती है कि सिर्फ पहचान मांगना भी सही नहीं। असली ज़रूरत है कि दोनों के बीच का रिश्ता बदलना चाहिए ताकि औरतें भी खुद को पूरा महसूस कर सकें। बदलाव का मतलब सिर्फ औरतों की खुशी नहीं है, क्योंकि कई बार खुशी आज़ादी के बदले में चुनी या झेली जाती है। औरतें भी बचपन जैसी दुनिया में लौट जाती हैं, जहां किसी जिम्मेदारी की जगह सिर्फ बाहरी खुशी है और कोई बड़ा फैसला खुद लेने की आज़ादी नहीं मिलती। इसलिए बोवार कहती हैं कि कई बार औरतें खुद अपनी हालत के लिए जिम्मेदार भी होती हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उनका पास यही एक रास्ता बचता है, क्योंकि समाज और हालात उनके सामने और कोई रास्ता खुला ही नहीं रखते। बोवार साफ करती है कि औरतों की आज़ादी पाना आसान काम नहीं है। इसमें समाज की बनावट, परंपराओं और खुशियों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि इन्हीं से औरतें पहचान और राहत पाती रही हैं। आज़ादी सिर्फ मर्दों से मांगने या उनकी इजाज़त का मामला नहीं है। असली आज़ादी तभी आएगी जब औरतें आपस में एकजुट होंगी, झूठी खुशियों को छोड़कर असली आज़ादी और खुद के वजूद में खुशी ढूंढेंगी। इसमें टकराव और बदलाव तो होगा, पर बोवार मानती हैं कि एक दिन मर्द भी औरतों को बराबरी और आज़ादी के हकदार मानेंगे, बशर्ते दोनों मिलकर पुराने झूठे सोच को छोड़ दें। बोवार मानती हैं कि औरतों और मर्दों में फ़र्क हमेशा रहेगा, लेकिन आज़ाद समाज में इस फ़र्क का मतलब अब किसी को नीचा दिखाना या किसी के वजूद को दबाना नहीं होगा। आखिरकार सही आज़ादी और बराबरी वही है जब हम एक दूसरे को खुलकर, आज़ाद और अलग अलग पहचान के साथ अपनाएं। बोवार ने ये भी बताया कि कभी कभी मर्द और औरत के बीच का असली और गहरा रिश्ता, जैसे कि सच्चा प्रेम, दोनों को एक दूसरे के सामने खुला छोड़ देता है। इस पल में न तो कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा, और न ही कोई दुश्मनी या दबाव रहता है, बल्कि दोनों एक दूसरे की चाहत में पूरी तरह आज़ाद महसूस करते हैं। बोवार के मुताबिक इंसान के लिए सबसे गहरे और असली अनुभवों में से एक है जिस्मानी और रूहानी प्यार, जिसमें वो खुद को भी और सामने वाले को भी महसूस करता है। यही प्यार इंसान की असली हालत को साफ करता है कि वो एक साथ शरीर भी है और आत्मा भी, कभी खुद मुख्य तो कभी दूसरा। यही उलझन बोवार ने पहले भी बताई थी कि इंसान का वजूद साफ साफ नहीं, बल्कि कई परतों वाला और उलझा हुआ है। प्यार के ऐसी अनुभव में दोनों इंसान एक दूसरे के लिए दुनिया बन जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे में खो भी जाते हैं। द सेकंड सेक्स की आखिरी बातों में बोवार बताती हैं कि औरतों की आज़ादी के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सिर्फ वोट का हक मिलना या पैसे से आज़ाद होना काफ़ी नहीं है। असली दिक्कत तो समाज के बनाए उस ढांचे में है जिसमें मर्द को हमेशा इंसानियत का असली रूप और औरत को उसकी परछाई समझा जाता है। आज़ाद औरत को दो जंजीरों से खुद को निकालना होगा। पहली ये सोच कि औरत को मर्द जैसी बनना है, और दूसरी, समाज ने औरत को जितना दबाया है उस डर से निकलना। औरत को खुद अपने वजूद, अपने शरीर और अपने ख्वाब को पहचानना होगा और उसे ये भी समझना होगा कि उसका शरीर सिर्फ एक बोझ या बंदिश नहीं है। असली आज़ादी तभी आएगी जब समाज की सोच बदले, औरतों को नई सोच के साथ जीने का मौका मिले और वो खुद अपनी पहचान बना सके। जब तक इटर्नल फेमिनिन यानी हमेशा औरत को एक जैसी, सीधी सादी और कमज़ोर दिखाने वाली सोच रहेगी, तब तक सिर्फ बाहर की आज़ादी से कुछ नहीं होगा। द सेकंड सेक्स का पैट्रियार्की पर सवाल उठाना शुरू से ही विवादित रहा, लेकिन यही उस किताब की सबसे बड़ी ताकत भी है। बोवार की बातों ने औरतों के हक की आवाज़ को ज़मीन दी
और उन्हें बताया कि कैसे समाज के ढांचे में उनकी पहचान और हिम्मत को दबा दिया जाता है। बोवार ने समाज से सवाल किया कि क्या सिर्फ जिस्म की बनावट और फर्क की वजह से औरत को कम समझना सही है। उन्होंने कहा कि असली बराबरी तभी है जब औरत मर्द दोनों को आज़ादी मिले और अपने शरीर व पहचान को जीने का पूरा मौका मिले। अब सादे की बात करें तो बोवार ने उनके काम को आज़ादी के एक नए नज़रिए से देखा। सादे ने रिश्तों और आज़ादी का सवाल बहुत तीखे ढंग से उठाया। बोवार मानती हैं कि सादे की सोच में क्रूरता भी है, लेकिन इसी क्रूरता में असली आज़ादी और वजूद के उलझे पहलू भी सामने आते हैं। वो कहती हैं कि जुल्मी और शिकार दोनों की हालत असली इंसानी हालत को दिखाती है, जहां रिश्ते शरीर, आज़ादी और एक दूसरे की पहचान से बनते बिगड़ते रहते हैं। यानी बोवार के लिए इंसान का असली रिश्ता वही है जिसमें खुलकर जीने, चाहने और समझने की जगह हो, चाहे वो रिश्ता जितना भी उलझा और कठिन क्यों न हो। बोवार के लिए सादे एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी क्रूरता को खुलकर जिया और हर फैसले की जिम्मेदारी खुद ली। उसने अपनी आज़ादी को पूरी तरह से अपनाया, लेकिन सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए, दूसरों के नुकसान की कीमत पर। बोवार मानती है कि सादे का यही तरीका गलत है, क्योंकि उसने इंसानियत की आपसी समझ और जुड़ाव को तोड़ दिया। सादे ने अपनी किताबों और सोच के जरिए समाज, राजनीति और निजी रिश्तों की कई झूठी परतें जरूर हटाईं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि क्रूरता और दूसरों की तकलीफ का क्या मतलब है, या ये कैसी आज़ादी है जिसमें सिर्फ दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। सादे की सोच ने दिखाया कि सिर्फ अपने फैसले लेना सच्ची इंसानी आज़ादी के लिए काफ़ी नहीं है। आखिर में बोवार कहती हैं कि सादे आज़ादी और शक्ति में फ़र्क नहीं समझ पाया। उसने प्यार और रिश्तों की गहराई को नहीं पहचाना। सादे ने जिस्म और ज़हन के टकराव को सामने लाया, लेकिन उसकी सोच में सिर्फ दूसरों पर हावी होना ही असली रिश्ता बन गया, जो गलत है। असली सच्चाई तो तभी सामने आती है जब इंसान अपने दिल और जज्बात के खतरे उठाता है और रिश्तों में एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत, समझ या बराबरी में महसूस करता है। आखिर में बोवार मानती है कि असली आज़ादी में इंसान पूरी तरह से अकेला या दूसरों से बिल्कुल अलग, बल्कि वो भी कमज़ोर है और उसे भी दूसरे लोगों की ज़रूरत है। हिंसा, इच्छा और आज़ादी, इन सब सवालों का रिश्ता हमारे एक साथ जीने, इंसानियत और इंसाफ के सवालों से है। बोवार सादे पर यह भी इल्ज़ाम लगाती हैं कि उसने अपने लेखन का गलत इस्तेमाल किया। एक लेखक का असली फ़र्ज़ है कि वो लोगों को उम्मीद, इंसाफ और नए रास्ते दिखाए, लेकिन सादे ने कल्पना की दुनिया में छुपकर दुख और क्रूरता को सही ठहराया। इसी वजह से बोवार उसे सीरियस मैन कहती हैं, यानी ऐसा इंसान जो अपने बनाए हुए उसूलों में ही उलझ कर रहेगा। अब द लॉन्ग मार्च की बात करें तो बोवार ने चीन की यात्रा के अपने अनुभवों को बड़ी गहराई से लिखा। ये किताब सिर्फ यात्रा का किस्सा नहीं है, बल्कि समाज, राजनीति, परिवार में औरतों की जगह, कानून और आज़ादी के मुद्दों पर गहरी सोच भी है। बोवार ने दिखाया कि किस तरह मेहनतकशों की लड़ाई, औरतों की हालत, घर और बाहर की राजनीति, समाज की रीतियों उनके लिए समाज में बदलाव और आज़ादी की लड़ाई सिर्फ नारे नहीं है, बल्कि ये हमारे रोज़मर्रा के अनुभवों और फैसलों में छुपे रहते हैं। यही वजह है कि उनका ये सफ़रनामा भी अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक बयान बन गया। यह किताब एक तरह से चीन के बारे में फ्रांस के दकियानुसी और पूंजीवादी सोच का जवाब थी। बोवार ने फ्रेंच समाज की पुरानी सोच की हमेशा आलोचना की और कम्युनिस्ट चीन में कुछ नया देखने की कोशिश। हालांकि बोवार का चीन को लेकर जोश पूरी तरह अंधा नहीं था। वह जानती थी कि उन्हें जो दिखाया गया
वह एक चुना हुआ हिस्सा था और वहां की असलियत को लेकर उनके मन में कई सवाल और शंकाएं थी। इसके बावजूद उन्होंने चीन पर कोई आखिरी राय नहीं दी और किताब को फ्रांस की कम्युनिस्ट विरोधी सोच का औजार भी नहीं बनने दिया। बोवार असल में पूंजीवाद के अलावा किसी और सिस्टम को समझना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने चीन के बदलावों और वहां के समाज की नई उम्मीदों उन्होंने चीन और फ्रांस की संस्कृति के फर्क को भी महसूस किया, लेकिन कई बार उनका नजरिया चीन की संस्कृति को हल्के में आंकता दिखता है, जिससे दोनों देशों के बीच सही समझ और मेलजोल की संभावना कम हो जाती है। बोवार अपनी इस किताब से संतुष्ट नहीं। बाद में उन्हें खुद लगा कि यह किताब जल्दी ही पुरानी हो गई और उसमें गहराई या सच्ची सोच की कमी रह गई। इसमें कई बातें गलत भी थीं और कुछ चीजें उनकी पश्चिमी सोच और चीन में घूमने की आज़ादी से जुड़ी थीं, जो शायद एक तरफा नजरिया भी। बावजूद इन सब कमियों के द लॉन्ग मार्च बोवार की राजनीतिक सोच और उनके नजरिए की जटिलताओं को सामने लाती है और ये दिखाती है कि किस तरह किसी भी अपील या विचार की अपनी सीमाएं होती हैं। जामिला बुपच्चा की कहानी बोवार ने गिशिरे हालिमी के साथ मिलकर लिखी थी। ये कहानी एक अल्जीरियन लड़की की है जिस पर आतंकवाद का इल्जाम लगाया गया और फ्रेंच सरकार ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। बोवार ने इस किताब में कल्पना की दुनिया छोड़कर हकीकत से सीधे टकराने का साहस दिखाया। उनका मकसद लोगों की आंखें खोलना और सत्ता के अत्याचार को उजागर करना था। ये किताब एक सीधी और साफ आवाज में विरोध भी करती है और इंसाफ के लिए अपील भी। बोवार ने इसमें दिखाया कि सच तो सत्ता के गलत इस्तेमाल और जुल्म की राजनीति में छुपा है। बोवार की लिखी हुई दूसरी किताबों में इंसान के शरीर और सीमाओं पर भी बहुत सोच है। उनकी किताब अलमेनारे मोर्टल में एक आदमी की कहानी है जो कभी मरता नहीं, यानी अमर हो जाता है। उसकी ये इच्छा कि वो हमेशा जिए असल में उसके डर और आदर्शवाद की वजह से है। शुरुआत में उसे लगता है कि ज्यादा वक्त मिलने से वो दुनिया को बचा सकता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वक्त बढ़ जाने से जिंदगी से लगाव खत्म हो जाता है। सच्ची खुशी और जोश तो उसी में है जब हम अपनी सीमाओं के साथ जीते हैं और कोशिश करते रहते हैं, ना कि अमर होकर सब कुछ पा लेने की चाह में अपनी इंसानियत खो दे। आखिर में उसका पोता उसे ये सिखाता है कि असली बात दूसरों के साथ मिलकर आज के पल को जीने और दूसरों के साथ अपने इरादों को बांटने में है, न कि किसी बड़े आदर्श को अकेले पूरा करने में। अलमेनारे मोर्टल में बोवार ने मौत और इंसान की सीमित उम्र को लेकर हमारी सोच और समय के रिश्ते पर बात की है। बाद में अपनी माँ की मौत पर लिखी किताब अ वेरी इजी डेथ और फिर सार्त्र के आखिरी दिनों पर लिखी आद्यो हो अ फारेवेल तो सार्त्र में बोवार ने ये दिखाया कि अब उन्हें सिर्फ समय नहीं बल्कि इंसान के शरीर और उसकी कमजोरियां ज्यादा परेशान करने लगी थीं। इन किताबों में बोवार ने बहुत ही साफ और सीधी नज़र से देखा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर कमजोर होता जाता है, काम करने की ताकत कम होती जाती है और इंसान खुद को धीरे धीरे सीमित महसूस करने लगता है। कई लोगों को बोवार की ये बातें ठंडी या बेरुखी लग सकती हैं, लेकिन वो असल में ये समझाना चाहती थी कि हम सब की हकीकत यही है। शरीर की ताकत एक वक्त तक ही साथ देती है, फिर ढल जाती है। अ वेरी इजी डेथ और आद्यो को ठीक से समझने के लिए बोवार की किताब द कमिंग ऑफ आगे को भी साथ में देखना चाहिए। ये किताब भी द सेकंड सेक्स की तरह ही है, बस इसमें बूढ़े लोगों को समाज द्वारा दूसरों जैसा बना देने की बात की गई है। बोवार ने बताया कि उम्र बढ़ना तो सबकी किस्मत है, लेकिन बूढ़ों को अलग थलग और बेकार मानना ये समाज की बनाई हुई सोच है। समाज में बूढ़ों को ऐसे देखा जाता है जैसे वो अब किसी काम के नहीं, उनकी पहचान और आज़ादी छीन ली जाती है। ये सोच सिर्फ उनकी शारीरिक कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि समाज की गलत धारणाओं, गरीबी और रिश्तों की कमी की वजह से भी है।
जैसे द सेकंड सेक्स में बोवार ने औरतों की पहचान दबाने वाली सोच की आलोचना की थी, वैसे ही द कमिंग ऑफ आगे में वो बूढ़े लोगों को हाशिए पर डालने की सोच की आलोचना करती है। बोवार का कहना है कि उम्र के साथ हमारा शरीर भले ही कमजोर हो जाए, लेकिन इससे इंसान की इंसानियत कम नहीं हो जाती। वो बताती है कि सार्त्र का शरीर चाहे जितना कमजोर हो गया था, लेकिन उसका हौसला और सोच बनी रही, क्योंकि उसके आसपास के लोगों ने उसे कभी अलग थलग महसूस नहीं होने दिया। बोवार का सपना था कि हर किसी को ऐसा ही माहौल मिले जहां उम्र या कमजोरी की वजह से कोई भी खुद को बेकार या अलग थलग महसूस न करे। अगर दुनिया में इंसानियत, बराबरी और साथ की सच्चाई को समझा जाए तो बूढ़े, औरतें या कोई भी, चाहे वो किसी भी जात, रंग या धर्म का हो, कभी भी खुद को कमतर या अलग थलग महसूस नहीं करेगा। बोवार जानती थी कि ऐसा समाज बनना मुश्किल है, लेकिन अपनी सारी किताबों और सोच के जरिए उन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि हम सब मिलकर ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करें जहां हर कोई अपने हक और इज्जत के साथ जी सके। सिमोन द बोवार की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा उनके लिखे गए आत्मकथात्मक लेखन और डायरी में दिखता है। बोवार के लिए जीना ही असली फिलॉसफी थी, और ये बात उनकी आत्मकथा में साफ झलकती है। उन्होंने 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें अपने 53 साल के जीवन की कहानी बहुत विस्तार से बताए। अपनी लड़कापन की बातें, अपने घर परिवार, रिश्तों और सोच के बदलने का पूरा सफर उन्होंने बहुत खुलेपन से लिखा। बोवार हमेशा डायरी लिखती थी, जिससे वो खुद को और गहराई से समझ पाती थी। उनकी डायरी और किताबें ये दिखाती हैं कि वो कैसे बोवार बनी, किस किस से मिली, किन हालातों से गुजरी, कौन कौन सी बातें उनकी सोच पर असर करती रहीं। बोवार की पूरी फिलॉसफी में सिचुएशन यानी हालात का बहुत बड़ा रोल है। उनके लिए इंसान वही बनता है जो वो अपनी लाइफ में जीता है और जिन हालातों से गुजरता है। समाज, घर, वक्त और शरीर की स्थिति, ये सब किसी भी इंसान की सोच, उसकी पहचान और उसके फैसलों को गहराई से बनाते हैं, लेकिन पूरी तरह से बांधते नहीं। बोवार मानती थी कि वो खुद भी अपने हालात की वजह से वैसी बनी, लेकिन सिर्फ हालात का असर नहीं था, उनकी अपनी कोशिशें और फैसले भी उतने ही जरूरी थे। वो कहती है कि कई बार खुद उन्हें भी अपने हालात की असली ताकत का एहसास देर से हुआ, और ये समझ भी एक किस्म की मजबूरी थी जो उनकी अपनी सिचुएशन से ही निकली थी। बोवार के लिए सेल्फ और दूसरे यानी खुद और बाकी लोगों का रिश्ता भी बहुत अहम था। उनके बचपन के रिश्ते, खासकर अपने माता पिता, अपनी खास दोस्त दाजा और जैक से उनका जुड़ाव, इन सब ने उनकी सोच और पहचान को आकार दिया। प्यार उनके लेखन और जिंदगी दोनों का बड़ा हिस्सा रहा, फिर चाहे वो ज़ाज़ा से उनका गहरा रिश्ता हो, सार्त्र के साथ उनकी जटिल साझेदारी हो, या फिर नेल्सन एल्ग्रेन के लिए उनकी चाहत हो। इन रिश्तों के जरिए बोवार ने ये बताया कि इंसान का खुद के बारे में नजरिया दूसरों के साथ बनने वाले रिश्तों से कैसे बदलता और बढ़ता है। बोवार ने अपनी आत्मकथा में ये भी दिखाया कि कैसे निजी अनुभव और बड़े सामाजिक मसले एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे जैसे उनका जीवन आगे बढ़ा, वैसे वैसे उनकी निजी जिंदगी राजनीति और समाज के सवालों से भी जुड़ने लगी। खासकर जब उन्होंने अल्जीरिया युद्ध और उपनिवेशवाद के मुद्दों पर अपनी राय रखी, तब उनकी निजी सोच ने नया मोड़ लिया। उनके लिए अपनी कहानी लिखना या अपने लिखने की चाहत को भी लिखना, खुद को समझने और अपने अनुभवों की सच्चाई को सामने लाने का एक तरीका था। उनकी किताबों में छोटी छोटी खुशियां, साधारण बातें और जिंदगी की विफलताएं, इन सब को पूरी ईमानदारी के साथ जगह दी गई है। इन्हीं सब के जरिए बोवार की सोच और उनकी फिलॉसफी गहराई से सामने आती है। सिमोन द बोवार आज भी औरतों के हक और आज़ादी की सबसे बड़ी आवाज मानी जाती हैं। उनकी किताब द सेकंड सेक्स ने दुनिया भर की औरतों को अपनी हालत पर सवाल उठाने और आज़ादी के लिए लड़ने की हिम्मत दी। इस किताब का 40 से भी ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है।
बोवार का असर इतना गहरा है कि उनके बारे में पढ़ने लिखने का सिलसिला उनकी मौत के बाद और भी तेज हो गया। शुरू में कुछ फेमिनिस्ट विचारक उनके नजरिए से सहमत नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ बोवार की सोच पर गंभीर चर्चा और रिसर्च बढ़ती। द सेकेंड सेक्स को लेकर अलग अलग विचार, बहस और आलोचनाएं होती रही हैं, लेकिन इसका असर कम नहीं हुआ। कई नई सोच वाले विचारकों जैसे सारा अहमद, जुडिथ बटलर, बेल हुक्स और लू सिरिगारे की सोच पर भी बोवार का असर साफ दिखता है। बोवार के गुजरने के बाद उनकी कुछ नई पर्सनल डायरी और कई ऐसे लेख जो पहले छपे नहीं थे, पब्लिक के सामने आए। इसके अलावा उनके कई और कामों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, जिससे उनकी सोच और साफ तरीके से सामने आई। इन नए दस्तावेजों से ये भी पता चला कि बोवार की अपनी फिलॉसफी में कितनी गहराई थी और वो सार्त्र से कितनी अलग भी थी। इससे बोवार के बारे में गलतफहमियां भी दूर हुईं और लोग द सेकेंड सेक्स के अलावा उनकी दूसरी किताबों पर भी ध्यान देने लगे। बोवार की जिंदगी और उनके कामों पर रिसर्च करने के लिए एक खास जर्नल भी शुरू किया गया, जिसमें दुनिया भर के लोग अपनी रिसर्च और विचार साझा करते हैं। इस तरह बोवार का नाम और उनका असर आज भी बहुत लोगों की सोच को बदल रहा है।